मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, अब पुनः हमें इसी प्रकार से ऑनलाइन स्टडी करनी है, इसलिए हम लोग वापस से जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे उन पे हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर है, भारतीय समाज, उसका एक टॉपिक है नगरीकरण। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में नगरीकरण क्या है। एक ऐसा शब्द जो कि हमें रोज़मर्रा के जीवन में भी सुनाई देता है और हम दिन प्रतिदिन इस शब्द को प्रयोग में भी लाते हैं। तो क्या वास्तव में हम जानते हैं कि नगरीकरण क्या है, या नगरीकरण एक प्रक्रिया है जो हमारे समाज में घटित होती है और विशेष परिदृश्य में, यदि देखा जाए भारत के विशेष परिदृश्य में किस प्रकार से नगरीकरण की प्रक्रिया होती है। तो इन सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे, सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से जो भारतीय समाज है या कोई भी समाज है उसमें ग्राम और नगर दोनों ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोनों का ही समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है, दोनों की अपनी संस्कृति है और दोनों के जो दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें भी हमें फर्क देखने को मिलता है। यदि हम देखेंगे तो अधिक प्रकृति से निकट हम गांव वाले लोगों को पाएंगे, और यदि बात करें पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये जो सभी प्रक्रियाएं हैं वो नगरों से अधिक संबंधित होती है। तो जब हम ग्राम और नगर के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों में चर्चा भी की थी कि किस प्रकार से हम गांव और नगर का भेद कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें ये कहा जाए कि स्पष्ट रूप से हमें गांव और नगर की सीमाओं को तय करना है या बताना है कि यहाँ तक गांव है और उसके बाद में नगर है, तो यह अत्यधिक दुष्कर कार्य होता है, बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि स्पष्टतः हम यह नहीं देख पाते या ये निर्धारित नहीं कर पाते कि यहाँ तक के सीमा क्षेत्र को गांव और इसके आगे को नगर कहा जाएगा। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ गांव और नगर की दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, तो हम उन्हें कस्बा या ऐसे नगर में कस्बे के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब यदि देखें कि जहाँ प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है, जहाँ प्राइमरी रिलेशन होते हैं, जहाँ हम की भावना होती है, वो गांव के संबंध या ग्राम के संबंध, और जहाँ द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है, औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, वो नगरों के रूप में जाने जाते हैं। एक प्रकार से हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जहाँ कृषि क्षेत्र की अधिकता होती है या जहाँ के लोग कृषि अधिक करते हैं वो क्षेत्र गांव, और जहाँ पे उद्योगों में अधिक लोग कार्यरत हैं वो नगर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो सभी विशेषताएं हैं ये सभी स्थानों पर बराबर मात्रा में नहीं पाई जाती है। इसलिए यदि हम बर्गल के उसको दृष्टिकोण से देखें, बर्गल ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। नहीं दिए का तात्पर्य है कि हम पूर्ण रूप से ये नहीं बता पाते कि वास्तव में नगर क्या है या नगर के अंतर्गत किन चीज़ों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। कुछ विशेषताएं नगर के अंतर्गत ग्राम की होती है, कुछ विशेषताएं ग्राम के अंतर्गत नगर की होती है। इस तरह से हम लोग पूर्ण रूप से यह नहीं बता पाते कि वास्तव में नगर क्या है या नगर की क्या विशेषताएं होती है। इसके उपरांत भी हम लोग यह प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने नगर को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है और नगर की अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषा दी है। तो सबसे पहले देखेंगे जो डेविस है, डेविस कहते हैं कि नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवर्तन का वह चक्र है जिससे कोई समाज कृषक से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। अब यदि डेविस की डेफिनेशन की हम बात करें तो कोई भी समाज जब कृषक समाज से या खेती करने वाले समाज से, खेतीहर समाज से औद्योगिक समाज की ओर परिवर्तित होता है, उस दिशा में गतिमान होता है, तो वो नगर के अंतर्गत आता है। और यह संपूर्ण प्रक्रिया
कृषक से औद्योगिक बनने की जो प्रक्रिया है वो नगरीकरण कहलाती है। नगरीकरण एक शब्द है जिसे हम केवल प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं। उसी प्रकार से फेयरचाइल्ड ने कहा है कि नगरीकरण का अर्थ नगरीय बनने की प्रक्रिया से है, अर्थात व्यक्तियों या प्रक्रियाओं का नगरीय क्षेत्रों को गमन तथा नगरीय प्रक्रियाओं, जनसंख्या तथा क्षेत्रों में वृद्धि। यदि हम इस डेफिनेशन को गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि जब भी ग्रामीण से नगरीय प्रक्रियाओं में वृद्धि होती है, जनसंख्या के क्षेत्र में चाहे अन्य क्षेत्रों में, कि गांवों से लोग शहरों की ओर गमन करते हैं, नगरीय प्रक्रियाओं का विकास होता है, नगरीय प्रक्रियाएं बढ़ती हैं, तो वो जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो नगरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से थॉमसन ने कहा है कि व्यक्तियों का मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से कृषि कार्यों में लगे हुए समुदायों से दूसरे सामान्यतः बड़े बड़े अन्य समुदायों जिनकी क्रिया मुख्य रूप से सरकार, व्यापार, उत्पादन या उसी से संबंध स्वार्थों पर केंद्रित होती है में गमन ही नगरीकरण कहलाता है। अब यदि इस डेफिनेशन को हम देखें तो कृषि कार्यों में लगे हुए समुदायों से अतिरिक्त, उनके अलावा जो कि व्यापार का काम, उत्पादन का कार्य या अपने स्वयं स्वार्थों पर केंद्रित प्रक्रियाएं होती है, वो नगरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात नगरों के अंतर्गत अनौपचारिक संबंधों के स्थान पर औपचारिक संबंध होते हैं जो कि निजी स्वार्थों के आधार पर बनाए जाते हैं। तो हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सभी क्षेत्रों में हम ग्राम और नगर को भिन्न भिन्न रूप से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये परिभाषाएं दी गई है, इनके अनुसार जो नगरीकरण है उनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो है नगरीकरण ग्रामों को नगर में बदलने की प्रक्रिया का नाम है। जो नगरीकरण की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत जो ग्राम है, ग्राम की विशेषताएं हैं, वो धीरे धीरे जब नगरों की विशेषताओं में परिवर्तित होने लगती है तो यह संपूर्ण प्रक्रिया नगरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। दूसरी विशेषता है नगरीकरण में लोग कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने लगते हैं। हमने पूर्व में ये बात भी की है कि जहाँ कृषि व्यवसायों की प्रधानता होती है, जहाँ कृषि से या खेती से संबंधित कार्य किया जाता है। अब यदि हम देखेंगे, व्यवहारिक रूप से हम बात करते हैं, हम लोग गाँवों में निवास करते हैं। यदि 70% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है तो हम देखेंगे कि जो वहाँ का मुख्य व्यवसाय है वो मुख्य व्यवसाय कृषि का व्यवसाय होता है। खेती, वहाँ के लोग मुख्यतः खेती का व्यवसाय करते हैं, खेती या खेती से जुड़े हुए, जैसे पशुपालन है या अन्य व्यवसाय, शिकार की बात करें, शिकार, कंदमूल, फल एकत्रण या औषधियों के रूप में उनका प्रयोग, या हम किसी भी प्रकार से बात करें, खेती और उससे जुड़े हुए कार्य जहाँ अधिक मात्रा में किए जाते हैं वो गांव के श्रेणी में आता है। और उन व्यवसायों को छोड़कर अन्य व्यवसाय जब लोग करने लगते हैं, उद्योगों में कार्यरत होने लगते हैं, कल कारखानों में कार्य करते हैं, फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं या अन्य सेवा क्षेत्रों में कार्य करते हैं, वो सभी नगरों के अंतर्गत आते हैं। जो दूसरी जो इसकी नगरीकरण की जो विशेषता है वो ये है कि कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य लोगों के द्वारा किए जाते हैं। तीसरा है नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गांव छोड़कर शहरों में निवास करने लगते हैं, जिससे शहरों का विकास, प्रसार एवं वृद्धि होती है। अब इसके पूर्व में हमने जो विशेषता देखी ये उसी से मिलती जुलती विशेषता है कि जो गांव के लोग हैं या ग्राम में जो लोग निवास करते थे वो लोग गांव छोड़कर व्यवसाय की तलाश में अथवा रोजी रोटी की तलाश में, या ये कहें कि स्वेच्छा से गांवों को छोड़कर शहरों में निवास करने लगते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे नगरों में वृद्धि होती है कि जो लोग पहले कृषि का कार्य करते थे और वे लोग धीरे धीरे उस कार्य को छोड़कर जब उद्योगों में कार्य करने लगे और नगरों की ओर बढ़ने लगे तो नगरों का प्रसार होने लगता है। और ये जो नगरों का प्रसार है, गांव की तुलना में नगरों का प्रसार है,
या गांवों का नगर बनना है, वो ही नगरीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, जिसके अंतर्गत नगरों का विकास होता है। अगला है, नगरीकरण जीवन जीने की एक विधि है जिसका प्रसार शहरों से गांवों की ओर होता है। नगरीय जीवन जीने की विधि को नगरीयता या नगरवाद कहते हैं। नगरवाद केवल नगरों तक ही सीमित नहीं होता, वरन गांव में रहकर भी लोग नगरीय जीवन विधि को अपना सकते हैं। अब कभी कभी हम देखते हैं, अब व्यवहारिक रूप में हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां कृषि कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य होने लगते हैं। तो व्यवहारिक रूप में हम उन्हें क्या कहते हैं? यदि हम बात करें तो उन्हें हम कहते हैं कि इसमें नगरीय विशेषताएं अधिक देखने को मिल रही है, या ये गांव नगर के रूप में परिवर्तित हो रहा है। जबकि वहाँ के उस गांव के जो लोग हैं, उस गांव के वासी हैं, वो उस ग्राम को छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि उस गांव में ही ऐसी विशेषताएं देखने को हमें मिलती है जो कि नगरीय समाज से या नगरीयवाद से, नगरीयकरण से मिलती जुलती होती है। तो वो गांव स्वतः ही नगरीय सीमा क्षेत्र में आ जाता है। अब आप लोग देखोगे कि जब हम देखते हैं कि जो जिला मुख्यालय होते हैं उसके आसपास के जो गांव होते हैं या उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसमें हमें नगरीय विशेषताएं देखने को अधिक मिलती है। हमें ये डिस्क्राइब करना या ये अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ गांव की सीमा क्षेत्र समाप्त हो रहा है और कहाँ से नगरीय सीमा क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन ग्रामों में नगरीकरण की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। नगर में जो विशेषताएं पाई जाती है, वो नगर की विशेषताएं उन गांवों के अंतर्गत दृष्टिगोचर होती है, इसलिए वो गांव नगरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं और नगरीय विशेषताएं वहां देखने को मिलती है। अगला है, जैसे बात करें कि नगरीकरण के कई तरीके और भी हो सकते हैं। जैसे गांव के लोग नगरों को देखने जाते हैं और कुछ समय तक वहां निवास करते हैं। शहर के लोग गांव को देखने जाते हैं और अपना प्रभाव वहीं छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार से नगरों में पैदा की हुई वस्तुएं गांवों द्वारा उपभोग की जाती है। गांव के लोग नगरों द्वारा प्रभावित होते हैं एवं नगर के लोग उन्हें प्रभावित करते हैं। ये सिमिलर वही चीज हो गई कि केवल लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और वहाँ ऐसी विशेषताएं उत्पन्न हो गई कि हमें वो गांव नगर जैसे लगने लगे और नगर गांव जैसे लगने लगते हैं। तो ये सभी विशेषताएं नगरीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। और यदि हम निष्कर्ष रूप में कहना चाहें कि वास्तव में नगरीकरण की प्रक्रिया क्या है या नगरीकरण क्या है, तो केवल एक लाइन में हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि गांवों के नगर बनने की प्रक्रिया को या गांवों में नगरों जैसी विशेषताएं उत्पन्न होने की प्रक्रिया को नगरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।